ओके। सो बैंक है और बैंक के बीच में, तो इसको बोला जाता था आज तक मतलब अंटिल 2020 के आसपास, ठीक है, ये सब जो होता था, ये जो इंटर बैंक रेट्स हैं, ये अलग अलग होते थे, ठीक है। लंदन में होता था लाइबोर, ओके। यूरोप में होता था, यूरोपियन यूनियन में यूरिबोर, ठीक है। और फिर इंडिया में होता था माइबोर, मुंबई इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, ठीक है। ये सब होते थे, ठीक है। मैं लिखाऊंगा इसके ऊपर, बस बोल रहा हूँ अभी, लंदन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, ठीक है। तो आईसीएआई के सिलेबस में यही है, अभी जो ओल्ड सिलेबस है इसमें तो यही है, ठीक है। लंदन यूरोपियन यूनियन का अलग, इंडिया का अलग है, लिखा तो है, ठीक है, एटलीस्ट। बट रियल लाइफ मार्केट में, रियल लाइफ में लाइबोर यूरिबोर माइबोर हट चुके हैं, ठीक है, 2021-22 से हट चुके हैं, ओके। सो ये जब न्यू सिलेबस आएगा, या फिर अभी भी हो भी सकता है कि अभी भी एग्ज़ाम जो आएगा नवंबर 2017 में, नवंबर 2023 में, उसमें भी हो सकता है कि ये लाइबोर का इस्तेमाल ना हो, ठीक है। ये सब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट इस पे लाइबोर की जगह पे और भी अदर रेट्स आ गए हैं, ठीक है। लाइबोर यूरिबोर माइबोर के जगह पे और भी रेट्स आ गए हैं। वो रेट्स क्या हैं बेसिकली? सोफर, सोनिया, ऐसे करके रेट्स हैं, ठीक है। सोफर, ये इनको बेसिकली बोला जाता है अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स, ठीक है। ARR। तो ये बेसिकली काम क्या करते हैं, ठीक है, मैं एक एक करके समझाऊंगा, जहाँ पे भी डाउट हो पूछना। सो बेसिकली ये काम क्या करते हैं? वेरिएबल इंटरेस्ट रेट का लोन का मतलब क्या होता है कि जो मार्केट में इनका ना कुछ एक, वेरिएबल रेट का मतलब होता है कि पूरा 5 साल तक फिक्स नहीं रहेगा, कुछ एक ये रेफरेंस रेट को लिंक्ड होगा। यहाँ पे जैसे लाइबोर मैंने बोला है, ठीक है, लाइबोर एक मार्केट का रेफरेंस रेट है, ठीक है, मतलब इंटर बैंक लोन का रेट है, ठीक है। तो लाइबोर का रेट जो भी रहा, लाइबोर का रेट सपोज 4% रहा, तो इंटरेस्ट रेट कितना आएगा? 5%। लाइबोर का रेट अगर 5% रहा तो इंटरेस्ट रेट कितना आएगा? 6%, ठीक है। ऐसे चेंज होता जाएगा। तो ये सब हटा देता हूँ, इसके ऊपर मैं लिखा दूंगा, ठीक है, एक लाइन। बस अभी समझ लो कि फ्लोटिंग रेट लोन्स होते क्या हैं। ये लाइबोर का यूज़ कहाँ होता है बेसिकली? ये बेसिकली रेफरेंस रेट्स हैं, मतलब मार्केट रेट्स हैं, ठीक है। लाइबोर का रेट अगर 4% है, ठीक है, तो हमारा रेट क्या होगा? फ्लोटिंग रेट, ये लोन रेट होगा 4% प्लस 1% 5%। लाइबोर का हो गया 4.5%, तो ये हो जाएगा 5.5%, ठीक है। तो वो जैसे जैसे लाइबोर चेंज होगा, वैसे वैसे ये चेंज होगा। बट यहाँ पे एक टर्म लिखा है रीप्राइसिंग इन 3 मंथ्स, ओके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर 3 महीने में, हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट्स चेंज होंगे। मतलब यहाँ पे अगर लाइबोर यहाँ पे चेंज बोला, यहाँ पे था 4%, ठीक है, और बीच में आके फेडरल फेड ने इसको 4.5% कर दिया बीच में आके, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट तब चेंज नहीं होगा, लोन का इंटरेस्ट रेट तब चेंज नहीं होगा। कब चेक किया जाएगा? 3 महीने में, ठीक है, 3 महीने के में चेक किया जाएगा। यहाँ पे जो रेट होगा, ठीक है, यहाँ पे सपोज बढ़ के 5% हो गया है इंटरेस्ट, तो फिर ये 6% बनेगा हमारा लोन का रेट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर बीच में कहीं पे बार बार चेंज हुआ तो फिर वो देखा नहीं जाएगा, फिर 6 महीने में ही देखा जाएगा कि ये अगर 5.75 हो गया है मान लो, तो ये हमारा 6.75% हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बेसिकली जैसे ये बीच में कहीं अगर चेंज हुआ है तो वो देखा नहीं जाएगा, बिकॉज ये बोल रहा है कि रीप्राइसिंग इन 3 मंथ। तो जो भी 3 मंथ के एंड में देखा जाएगा कि ये रेट क्या है, लाइबोर का रेट क्या है, उसके हिसाब से हम अपना इंटरेस्ट रेट को रिवाइज कर दिया जाएगा। हमारे इंटरेस्ट रेट को कब तक रिवाइज होगा ये? तो नेक्स्ट 3 मंथ तक ये रिवाइज होकर 6% हो गया।
फिर नेक्स्ट 3 मंथ में फिर से रिवाइज होगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ में फिर से रिवाइज होगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ फिर से रिवाइज होगा, ऐसे होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है या फिर डाउट है? डाउट है तो बोलो, फिर से एक्सप्लेन करूंगा। चलो ओके, समझो। एक लाइन लिखा देते हैं अभी। तो ये कब तक आईसीआई ने एक्चुअली चेंज कर देने चाहिए थे, ठीक है, बुक्स में, बिकॉज ये लाइबॉर जो है मार्केट में अभी इतना भी यूज़ नहीं होते हैं मार्केट में। अभी जून 2023 मतलब इस महीने के बाद से मार्केट से लाइबॉर पूरा हट जाएगा, ठीक है। कहीं भी लाइबॉर यूज़ करने के लिए एप्लीकेबल, वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी लाइबॉर या फिर आईबॉर रेट्स बेसिकली, ठीक है, इंटर बैंक ऑफरिंग रेट्स को यूज़ करके कुछ लोन, फ्लोटिंग रेट के लोन बनाया नहीं जा सकते, ठीक है। तो आईबॉर दुनिया से ही हट जाएगा। ओके, उसके बदले में आएंगे सोफर, सोनिया रेट्स, ये सब आएंगे, ठीक है। वो भी ऐसे ही रेफरेंस रेट्स है, फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव अगर देखोगे तो वो एग्जाम में, बस बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कि लाइबॉर की जगह अगर क्वेश्चन में ऐसे दे रहा है कि सोफर +1%, तो घबराना मत, ठीक है। इसमें भी लाइबॉर का रेट दिया होता, ठीक है, इसमें इसमें क्या करेंगे, सोफर का रेट देंगे बस, ठीक है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही मान के चलो। ओके, अगर किसी को इंटरेस्ट है कि क्यों जा रहा है और लाइबॉर क्या था और सोफर क्या था, तो फिर क्लास के बाद मुझे पूछना, आई एक्सप्लेन। एक लाइन बस लिखा देता हूँ, ठीक है। फिक्स्ड रेट लोन्स क्या होते हैं और फ्लोटिंग रेट लोन्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट क्या होते हैं। फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट क्या होता है कि द रेट विल बी फिक्स्ड थ्रू आउट द लोन पीरियड। ओके, फ्लोटिंग रेट क्या होता है, द रेट विल बी linked to a reference rate, to a benchmark rate or reference rate, ठीक है, रेफरेंस रेट सच एज लाइबोर, माइबोर और यूरिबोर। ठीक है, लाइबोर, माइबोर और यूरिबोर रेफरेंस रेट को लिंक होगा, प्लस सम मार्जिन, ठीक है। लाइबोर के ऊपर कुछ मार्जिन चार्ज करते हैं बैंक्स, द रेट विल बी लिंक टू रेफरेंस रेट एंड सम मार्जिन ऑन टॉप ऑफ दैट। ठीक है, सो लाइबोर्स आर बेसिकली, लाइबोर है लंदन इंटर बैंक ऑफरिंग रेट। ओके, now LIBORs are being replaced by alternative reference rates, okay, such as सोफर। सोफर यूएस में हो रहा है, ठीक है, यूएसडी का सोफर है, यूएसडी सोफर, जो कि है सिक्योर्ड ओवरनाइट फंडिंग रेट, ठीक है। एंड देन जीबीपी में हो रहा है सोनिया। सोनिया इज स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स्ड एवरेज। ओके, ये सब में यूज हो रहा है। सो एग्जाम में, फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, so in exam, if question says SOFR plus
1% and SOFR is 5%, then interest rate will be 6%. ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि कुछ डाउट है? चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यील्ड कर्व। अच्छा, रीप्राइसिंग वाला कमेंट लिखा नहीं है उस लाइन पे। फ्लोटिंग रेट लोन्स generally reprice at a certain time period, say monthly, quarterly, half yearly or annually. मतलब मंथली भी रिप्राइस हो सकता है, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली और एनुअली भी रिप्राइस होता है। रिप्राइसिंग मतलब इंटरेस्ट रेट चेंज होना, ठीक है। जनरली रिप्राइस एट अ सर्टेन पीरियड। रिप्राइसिंग मीन्स रिफ्रेशिंग द इंटरेस्ट रेट्स, मीन्स रिफ्रेशिंग और sinking the interest rates with the reference rate. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं यील्ड कर्व में। ठीक है, देखो यील्ड कर्व क्या होता है। अब मुझे एक बात बताओगे कि मान लो मैं लोन ले रहा हूँ पूजा से, ठीक है, पूजा से लोन ले रहा हूँ मैं। तो वो लोन अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 7 दिन में रिटर्न कर दूंगा, ओके, मैं पूजा को बोल रहा हूँ कि मैं 7 दिन में रिटर्न कर दूंगा, 7 days, ओके। और एक जगह पे मैं बोल रहा हूँ मैं बाकी, ये पूजा से लोन ले रहा हूँ, ठीक है, ये पूजा से लोन ले रहा हूँ, बाकी मैं अपने ये दर्शल से भी लोन ले रहा हूँ एक, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि मैं 5 साल में रिटर्न करूँगा। ये कितना पीरियड है? 5 साल, ओके। एक और लोन ले रहा हूँ शुभंकर से, मान लो, मैं बोल रहा हूँ कि ये 10 साल में रिटर्न करूँगा, ओके। एक बोल रहा हूँ 7 दिन, एक बोल रहा हूँ 5 साल, एक बोल रहा हूँ 10 साल। तो मुझे बता सकते हो कि किस में रिस्क ज़्यादा है? इसमें रिस्क ज़्यादा है 10 years में। किस में रिस्क ज़्यादा है? यस 10 में, बिकॉज इसमें पूजा को मैं बस 7 दिन में रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे दर्शन को 5 साल में रिटर्न करूंगा, और यहाँ पे 10 साल में। यहाँ पे तो मार्केट रिस्क आ गया, इंटरेस्ट रेट का भी रिस्क आ गया, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और मेरा डिफ़ॉल्ट रिस्क भी आ गया, क्रेडिट रिस्क बेसिकली 10 साल तक है, तो डिफ़ॉल्ट रिस्क रहेगा, मैं डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ, ओके। तो जो अगर चार्ट ऐसा बनेगा नॉर्मल यील्ड कर्व का, तो ये यील्ड कर्व जो होते हैं बेसिकली नॉर्मल ले सकते हो कि इंटरेस्ट रेट का एक चार्ट है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ यील्ड कर्व क्या है। यील्ड कर्व बेसिकली है क्या है कि ये जो टाइम पीरियड है, ओके, और ये है रेट्स, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो ये कुछ चार्ट ऐसे बनेगा कि जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा रेट, करेक्ट, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा रेट, तो उसके हिसाब से ज़्यादा रेट बनेगा, ज़्यादा चार्ट बनेगा। इसको बोला जाता है नॉर्मल यील्ड कर्व, ठीक है। फिर एक आता है मार्केट में, ये जो यील्ड कर्व्स होते हैं ना, ये तो मैंने बस एक पर्सनल एग्जांपल दे दिया। ये यील्ड कर्व्स होते हैं,
वो पूरा कंट्री का निकलता है, पूरे बैंक का निकलता है, ठीक है, बैंक का नहीं, एज इन पूरा एक इकोनॉमी का निकलता है, ठीक है। सो जब भी इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही है, ठीक है, नॉर्मल इकोनॉमी है, तब क्या होता है कि नॉर्मल यील्ड कर्व्स हैं, ठीक है। जब बोल रहा है कि एक और यील्ड कर्व होता है, इन्वर्टेड यील्ड कर्व, ठीक है। इन्वर्टेड यील्ड कर्व का मतलब क्या है कि यही यही सेम एग्जाम्पल में, पूजा, दर्शल और शुभंकर वाले एग्जाम्पल में, मान लो कि ये न्यूज़ आ रही है कि 7 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है, ठीक है, या फिर 10 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है। तो 7 दिन का रेट ज़्यादा होगा या 10 साल का रेट ज़्यादा होगा? ठीक है, दुनिया खत्म होने वाली मतलब कुछ रिसेशन, या फिर ऐसे मान लो कि रिसेशन आने वाला है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे मार्केट में होने वाला है जिसके चक्कर में जो लॉन्ग टर्म्स हैं, ठीक है, उस वो ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं होंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ओके, तो जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं उसके रेट ज़्यादा होंगे। ओके, इन्वर्टेड यील्ड कर्व जनरली रिसेशन इकोनॉमी, इन रिसेशन इकोनॉमी, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा टाइम जाएगा वो उतना उल्टा होगा, मतलब शॉर्ट टर्म के रेट्स ज़्यादा होंगे और लॉन्ग टर्म के रेट्स कम होंगे, ठीक है। फिर एक होता है फ्लैटनिंग यील्ड कर्व। फ्लैटनिंग यील्ड कर्व क्या होता है कि फ्लैटनिंग यील्ड कर्व, फ्लैटनिंग यील्ड कर्व क्या है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो उनका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। ओके, समझ में आया? बेसिकली नॉर्मल यील्ड कर्व्स होते हैं जो एक्चुअली डेवलप्ड इकोनॉमी है, जो नॉर्मल उनके यील्ड कर्व्स कैसे रहते हैं कि शॉर्ट टर्म रेट्स कम रहते हैं, लॉन्ग टर्म रेट ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड यील्ड कर्व जो रिसेशन वाली इकोनॉमी है। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे याद हो जाएगा, फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव में बोलता हूँ, ये रेलेवेंट है बिकॉज क्वेश्चन में भी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसका यील्ड कर्व कैसा रहेगा, ठीक है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है या फिर एक रिसेशन इकोनॉमी है, ठीक है, उसका यील्ड कर्व कैसे रहेगा। ओके, तो एक चीज़ दिखाता हूँ। जापान का यील्ड कर्व देखो, देखो ये कौन सी यील्ड कर्व है, देखो शॉर्ट टर्म रेट्स जो हैं, 1 साल के रेट्स जो हैं वो नेगेटिव में हैं, और बाकी लॉन्ग टर्म जो रेट्स है वो बहुत 1.5% या समथिंग कुछ है, ठीक है। तो ये कौन से यील्ड कर्व्स हैं? नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ठीक है। अब देखते हैं किसी और कंट्री का, मान लो, अब देखते हैं, कहाँ गया, अब देख रहा हूँ, मान लो पाकिस्तान का, ठीक है। पाकिस्तान का यील्ड कर्व, ये 10 ईयर का गवर्नमेंट बॉन्ड कहाँ गया, यील्ड कर्व का डेटा पूरा है ही नहीं। बेसिकली जो रिसेशन इकोनॉमीज है ना, पाकिस्तान का अगर यील्ड कर्व देखोगे, इनका डेटा दिया नहीं है, ठीक है, पब्लिश नहीं कर रहे हैं, अगर डेटा देखते तो ये उल्ट इन्वर्टेड होता, क्योंकि ये ऑलरेडी रिसेशन में जा चुके हैं, इनके इंटरेस्ट रेट देख सकते हो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। इंडिया का देखोगे तो इंडिया का देख सकते हो ऑलमोस्ट फ्लैटनिंग और नॉर्मल के बीच में, नॉर्मल है बोल सकते हैं, ठीक है, 6.75 से 7 पॉइंट, ये बेसिकली एक
आउटलुक दिखाता है, इकोनॉमिक आउटलुक दिखाते हैं यील्ड कर्व्स, ठीक है। देख सकते हो कि लोअर जो है वो कम है और जो हायर है वो ज़्यादा है, ठीक है। बट इट्स ऑलमोस्ट फ्लैटनिंग ऑल्सो, ओके, बट इसको फ्लैटनिंग नहीं बोला जाएगा, दिस विल बी नॉर्मल ओनली। क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेशन इकोनॉमी है, या फिर इसके इंटरेस्ट रेट्स ऐसे पूछ सकता है कि अ, बहुत सारे पॉइंट पे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करो, ओके, देयर माइट बी क्वेश्चन रिगार्डिंग, रुको, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इंटरेस्ट रेट जो है उसको डिफरेंट पॉइंट्स पे कैलकुलेट करो कि यहाँ पे कितना इंटरेस्ट है, यहाँ पे कितना इंटरेस्ट है, यहाँ पे कितना इंटरेस्ट है, कैलकुलेट करो, और फिर बताओ कि ये इन्वर्टेड हो रहा है या फिर नॉर्मल यील्ड कर्व, ये कौन सी यील्ड कर्व बन रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे निकला 10%, यहाँ पे 8%, यहाँ पे 7%, तो इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं, तो दैट विल बी इन्वर्टेड, ठीक है। बस एक लाइन लिखा देता हूँ, नॉर्मल यील्ड कर्व्स क्या है। नॉर्मल यील्ड कर्व्स, लोअर इंटरेस्ट, लोअर for short term rates will be lesser and long term rates, अच्छा चलो, will be less and then long term rates will be higher, ठीक है। और फिर inverted yield curve, short term rates will be high and long term rates will be lower, ओके। फिर चलते हैं flattened yield curve, ये generally in recession economy, फिर flattening yield curve, okay, no, short term and long term rates will almost be equal, long term rates will almost be equal, ओके। अच्छा, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? क्या क्या पढ़े हैं अभी तक, रेट्स क्या क्या टाइप के हैं, फिक्स्ड रेट है, फ्लोटिंग रेट है, और फिर यील्ड कर्व पढ़े। यील्ड कर्व जो बेसिकली शॉर्ट टर्म रेट्स जो हैं वो भी उसके कम रेट्स होंगे, और जो लॉन्ग टर्म रेट्स हैं उनके ज़्यादा रेट्स होंगे नॉर्मली, ओके। और बाकी इन्वर्टेड यील्ड कर्व में जब उल्टा होगा, शॉर्ट टर्म रेट्स ज़्यादा होंगे और लॉन्ग टर्म रेट्स कम होंगे। और फिर फ्लैटनिंग यील्ड कर्व क्या होगा कि जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेट्स ज़्यादा सेम होते हैं दोनों ऑलमोस्ट, ओके। चलो, अब चलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क है क्या, पहले तो क्या दिमाग में आ रहा है बताओ, इंटरेस्ट रेट रिस्क कहाँ है, क्या रिस्क है, जो भी दिमाग में आ रहा है बताओ, किस चीज़ का रिस्क है और क्यों रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्यों है, बताओ। अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे ले रहे हैं तो फ्यूचर में इंटरेस्ट का रेट बढ़ सकता है, तो वो रिस्क। बढ़िया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मान लो मैंने एक एफडी ले लिया है, मैंने एक एफडी ले लिया है, ठीक है। जिस एफडी का रेट मैंने ले लिया है, जैसे बॉन्ड के केस में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, जब मैंने एक एफडी ले लिया कि जिसका 6% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, एफडी ले लिया 6% का फिक्स्ड इंटरेस्ट, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते 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 12% हो गया है, मुझे फिर भी 6% का ही मिल रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी इंटरेस्ट रेट रिस्क है, ओके। तो फिक्स्ड में भी हो सकता है, फ्लोटिंग में भी हो सकता है, फ्लोटिंग रेट का लोन है मान लो फ्लोटिंग रेट का ही लोन है, ठीक है, फ्लोटिंग रेट लोन है, मैंने लोन लिया हुआ है,
लोन जब लिया था तब इंटरेस्ट रेट था 7%। ठीक है, मार्केट में मिल रहा था 7% का इंटरेस्ट रेट का लोन, फिक्स्ड का 7% फिक्स मिल रहा था या फिर 7% का फ्लोटिंग मिल रहा था, तो मैंने फ्लोटिंग को चुना। ठीक है, तो क्योंकि मैंने फ्लोटिंग को चुना था तो ये फ्लोटिंग रेट बढ़ते 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 8%, 9%, 10%, 11% ऐसे होता होता गया। बट मेरे सामने वाले मेरा नेबर लिया था, एक लोन लिया था जिसने 7% वाले लोन लिया था। ठीक है, वो फिक्स्ड पे लिया था, मैंने फ्लोटिंग पे लिया। मेरा बढ़ते 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 12% तक आ गया, जबकि उसका अभी भी 7% पे ही फिक्स्ड है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इसको मैनेज करने के लिए ये चैप्टर है। ठीक है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो जनरली इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है मैनेज करते हैं कौन? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो इंटरेस्ट रेट पे डेली काम करते हैं, क्योंकि उनका लोन्स और डिपॉजिट्स का काम होता है। ओके, सो वो क्या करते हैं कि थ्रू वेरियस रिस्क, तो वो बेसिकली अपने जो रेट सेंसिटिव एसेट्स हैं, ठीक है, रेट सेंसिटिव एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं, लोन्स हो गया, डिपॉजिट हो गया, ये भी मेजरली यही है, रेट सेंसिटिव एसेट्स और लाइबिलिटीज़। ठीक है, रेट सेंसिटिव एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का एक ग्रुप बनाते हैं, कंजोर्टियम बनाते हैं, फिर उसका जो टोटल लेके उसको लेके मार्केट में हेज करते हैं। ठीक है, टू टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट, सोचो कोई अगर बैंक है, बैंक के तो छोटे मोटे एसेट्स नहीं होते, बैंक के कितने के होते होंगे, वो 100 बिलियंस के ऊपर एसेट होते हैं। ठीक है, 100 बिलियन, सोच सकते हो, $100 बिलियन। ओके, अब अगर इंटरेस्ट रेट अगर थोड़ा सा भी ऊपर होता है ना, तो उनके एसेट और लाइबिलिटीज पे इम्पैक्ट पड़ता है, उनके पीएनएल पे इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, और कंपनी के वैल्यूएशंस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, बैंक के वैल्यूएशन पे। सो बैंक को पूरा का पूरा हेज रिस्क, जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसको मैनेज करनी होती है। ओके, और जो टू बी मोर प्रिसाइज, जो अभी एसवीबी का केस हुआ ना, सिलिकॉन वैली बैंक का केस, हम लोग ये बॉन्ड वैल्यूएशन में भी पढ़े थे, जो सिलिकॉन वैली बैंक का केस हुआ, उसमें भी उन्होंने प्रॉपरली अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेज नहीं किया था। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि कैसे मैनेज करना होता है। प्रॉपरली उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेज नहीं किया था, जिसके चलते ये कोलैप्स हो गए। अगर प्रॉपरली इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेज किया होता तो ये नहीं होता। ठीक है, तो यू कैन इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। देखो, इंटरेस्ट रेट रिस्क बेसिकली है क्या, कि चेंज इन द, अच्छा, banks might have lot of not might have, banks will be having lot of rate sensitive assets and liabilities. Assets and liabilities. If the asset, if the interest rate, market interest rate changes, then it impacts the net interest income of the bank. Impact of the bank. That is the risk. That is the interest rate risk. ठीक है, ये आप बोलोगे कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट वो डर है। ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है, अगर नीचे गया तो पूरे बैंक्स ही कोलैप्स हो सकते हैं, पूरी इकोनॉमी को कोलैप्स कर सकते हैं। ठीक है, अभी सोच सकते हो कि यूएस में जितने भी बैंक्स अभी कोलैप्स हुए, कितने, लगभग लास्ट 2-3 महीने में ही बहुत सारे, 3 या 4 बैंक्स कोलैप्स हो गए, रिपब्लिक बैंक, फिर ये एसबीबी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स हो गए यूएस में। ठीक है, उनका यही मेजर, वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ ये कि इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रॉपरली हेज नहीं होता था। ठीक है, बस क्रेडिट रिस्क इसका अलग रीज़न था, बट मेजर रीज़न मोस्ट ऑफ द बैंक्स के लिए ये था। ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा था। तो सोच सकते हो कि जस्ट बिकॉज दे डिडंट मैनेज द इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रॉपरली, पूरा बैंक कोलैप्स हो गया, और पूरे बैंक के चक्कर में पूरी कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है।
ओके। सो यूके यूएस के इंटरेस्ट रेट अगर देखोगे, इंडिया इज़ इन अ बेटर पोजीशन, ठीक है। इंडिया के अभी बहुत अच्छे कंडीशन है एज़ कम्पेयर टू यूएस एंड यूके। यूके में इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट्स यूएस में भी, ठीक है। एंड यूएस में दे आर नॉट एबल टू इवन, उनके पास उतना भी पैसा नहीं है कि कुछ लोन के जो इंटरेस्ट हैं वो पेमेंट कर पाए, ठीक है। उतना डिफ़ॉल्ट लोन इंटरेस्ट डिफ़ॉल्ट करना पड़ रहा है। ओके, सो यू कैन इमेजिन कि कितना इम्पैक्ट ये बैंक्स डाल रहे हैं। ओके, दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट रिस्क। चलो अभी चलते हैं कैसे इसको मैनेज किया जाए, ठीक है। मैनेज द रिस्क, कैसे मैनेज करेंगे? इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एफ आर एज, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, ठीक है। एफ आर ए, फॉरवर्ड नाम लिख दिया तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड सोचो, डेरिवेटिव के पैरेलल सोच सकते हो, ठीक है। सिमिलर ही है। ओके, एफ आर एस या फिर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, ओके, या फिर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो एक्सचेंज ट्रेडेड है, ठीक है। फ्यूचर और ऑप्शन हो सकते हैं, स्वैप हो सकते हैं, या फिर स्वैप्शंस भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? कुछ भी डाउट है तो पूछो। ओके, चलो अब चलते हैं एफ आर एस पे। ओके, एफ आर एस, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इसको फरा बोलते हैं। ओके, मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। सो मान लो कि मैं, ठीक है, मैं गया एच डी एफ सी बैंक के पास, ठीक है। ओके, एच डी एफ सी बैंक के पास गया और बोला कि मुझे अभी लोन नहीं चाहिए, 6 महीने के बाद लोन चाहिए, ठीक है। मुझे, अच्छा उसका भी चार्ट बनाता हूँ। तो मैं गया बैंक, एच डी एफ सी बैंक के पास कि मुझे 6 महीने के बाद लोन चाहिए। कि अब मैंने एच डी एफ सी बैंक को बोला कि आपका लोन का रेट दो, ठीक है, रेट दो। तो एच डी एफ सी बैंक ने क्या बोला कि एक रेट दिया, ठीक है। कि अगर आप 1 महीने के लिए लोन लेते हो तो कितना रहेगा, ठीक है। एक चार्ट दिया ऐसे, 1 मंथ के लिए 3%, अगर ले रहे हो 3 महीने के लिए तो 5%, 6 महीने के लिए मान लो 6%, ठीक है। ऐसे रेट पे रहेगा, ये सब पर annum रहेगा, ये सब पर annum है। बस हमने ऊपर पढ़ा था यील्ड कर्व के बारे में कि जब जितना कम होगा इंटरेस्ट रेट्स, जितना सॉरी जितना टाइम पीरियड कम होगा उतना इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, ठीक है। तो एच डी एफ सी बैंक ने ये रेट कोट किया। ये कब के रेट है? आज के रेट है, ठीक है, आज के रेट से। मुझे लोन कब चाहिए? मुझे 6 महीने के बाद लोन चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ करना है 6 महीने के बाद, बिजनेस मेरा मान लो मेरे 6 महीने के बाद कैश क्रंच होगा, मुझे लग रहा है कि मेरा बिजनेस अभी सही चल रहा है, 6 महीने के बाद मुझे एक्सपेंशन करनी पड़ेगी या फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा, जिसके चक्कर में मुझे थोड़ा सा एडिशनल लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे अभी लोन नहीं चाहिए, 6 महीने के बाद लोन चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जो 6 महीने के बाद ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ये 7% हो जाएंगे, ठीक है। 6 महीने के बाद मुझे 6 महीने के बाद के लोन चाहिए, ठीक है। 6 महीने के बाद के लोन्स, ये 4% हो गए होंगे, ये 6% हो गए होंगे, 6-7% हो गए होंगे, मुझे लग रहा है, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ्स में भी, ठीक है। तो एक डर है मेरे मन में कि मुझे फ्यूचर में लोन चाहिए और ये लोन के रेट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं मार्केट में, ठीक है।
तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जो एक्चुअल जो लोन लेना है वो तो एचडीएफसी से ही लूँगा, एचडीएफसी का जो रेट है उस पे ही लूँगा, ठीक है। बट मैंने क्या किया कि येस बैंक के पास गया मैं, ठीक है। ये मैं हूँ, ये येस बैंक है, ये एचडीएफसी बैंक है, और हमारी यहाँ पे पार्टी हो रही है। देखो, तो बेसिकली मेरा यहाँ पे मुझे कितने का लोन चाहिए था, मान लो 1 करोड़ का लोन चाहिए था, ठीक है। एचडीएफसी बैंक ने कितना रेट कोट किया, मान लो 6% का रेट कोट किया, ठीक है। मुझे 6 महीने के लिए लोन चाहिए, एचडीएफसी बैंक ने 6% पर एनम का रेट कोट किया है। बट मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में मुझे अभी लोन नहीं चाहिए, मुझे कितने कभी लोन चाहिए, 6 महीने के बाद चाहिए, 1 करोड़ आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। आई नीड 1 करोड़ आफ्टर 6 मंथ्स, ओके। एच डी एफ सी बैंक ने क्या कोट किया है, 6% पर एनम अभी कोट किया है, ठीक है, टुडे। सो आफ्टर 6 मंथ्स, मुझे 6 महीने के बाद मैं जब लोन लेने जाऊंगा तो ये 6% का रेट 7%, 8% कुछ भी हो सकता है। तो मैं येस बैंक के पास गया, मैंने येस बैंक को बोला कि क्या हम एक काम कर सकते हैं कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम दोनों में, ठीक है, एट एन एग्रीड रेट, ठीक है, मान लो 6.5 या फिर 7% के रेट पे, ठीक है। हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 7% रेट पे एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट साइन करते हैं, ठीक है, हम दोनों। मतलब जिसके थ्रू मैं क्या बोल रहा हूँ कि 7% से अगर ऊपर गया इंटरेस्ट रेट, मुझे लग रहा है कि ये जो 7-6% पर एनम है ना, एच डी एफ सी बैंक ने जो अभी कोट किया है, मुझे लग रहा है कि ये रेट जो है 9% हो जाएंगे बढ़ के, ठीक है। कुछ एक रिसेशन आने वाला है, कुछ होने वाला है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो रेट्स में भी 9% हो जाएंगे, मुझे लग रहा है, ठीक है। अब मैं येस बैंक के पास गया और एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि 7% के हिसाब से, ठीक है, क्या हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 7% हमारा अग्रीड रेट होगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट्स, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट अगर 7% से बढ़ा, अगर 7.5% रहा, ठीक है, तो येस बैंक मुझे जितना भी ज़्यादा रहेगी, मतलब 0.5% मुझे पे करेगी, ठीक है। 7% से अगर बढ़ा तो मुझे पे करेगी येस बैंक, ठीक है। तो एक्चुअल इंटरेस्ट अगर 7.5 रहा, अग्रीड रेट कितना है, अग्रीड एफ आर ए रेट है 7%। पूछो, कुछ डाउट है? ओके, सो डिफरेंस जो रहा 0.5% का, ओके, तो ये 0.5% येस बैंक मुझे पे करेगी, येस बैंक विल पे मी। अगर ये हो गया 5.5%, मार्केट रेट 5.5% हो गया, हमारा एग्रीड रेट कितना है 7%, ठीक है। तो 1.5% जो डिफरेंस है, आई विल पे येस बैंक, ओके। समझ में आ रहा है? आ रहा है या डाउट है? सर एक बार ये प्लीज रिपीट कर दो। हाँ श्योर, कर रहा हूँ। देखो, मान लो कि मुझे लोन चाहिए एच डी एफ सी बैंक से, ठीक है, अभी नहीं चाहिए, 6 महीने के बाद लोन चाहिए, ठीक है। अभी एच डी एफ सी बैंक ने कोट किया है 6% का, बट फ्यूचर में लोन मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट 9% हो जाएंगे, ओके, 6% नहीं रहेंगे, 9% हो जाएंगे। तो अगर 9%, मुझे सोच सकते हो कि मुझे अभी 6% का मैं सोच रहा था, 6% का इंटरेस्ट रेट है, बट फ्यूचर में अगर 9% हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब 9%, 1%, 2% में भी आपको लग रहा हो कि छोटा सा इंटरेस्ट रेट है, बट अगर 1 करोड़ का ले रहे हो, ठीक है, तो 1-2% भी मैटर करता है, ओके, इफ़ आई एम अ स्मॉल बिजनेसमैन मान लो। तो मैंने क्या किया, एच डी एफ सी बैंक से जैसे लोन ले रहा हूँ वैसे तो ले ही रहा हूँ, ठीक है, 6% पर अभी जो भी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में रहेगा उस रेट पे लूँगा, ठीक है। और मैंने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया येस बैंक के साथ, कितने रेट पे, 7% के एग्रीड रेट पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मार्केट का रेट में उस एग्रीमेंट में हम ये क्या लिख रहे हैं कि
मैं अगर 7% इंटरेस्ट, मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर 7.5% रहा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, ये 6 महीने के बाद का रेट, ठीक है, 7% एग्रीड रेट, तो हम बोल रहे हैं कि एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने के बाद अगर इंटरेस्ट रेट 7.5% रहा, तो बैंक मुझे जो डिफरेंस 7% का हमारा एग्रीड रेट है, 7.5% एक्चुअल इंटरेस्ट रहा आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, तो मुझे बैंक, येस बैंक जो है 0.5% पे करेगी। अगर कम हुआ 7% से 7% एग्रीड रेट है, 5.5% हो गया, 1.5% का जो डिफरेंस आया, यहाँ पे मैं येस बैंक को पे करूँगा। मैं फिर से समझाता हूँ, देखो ये हमारा टाइम पीरियड है, मैं आज यहाँ पे आज खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आज खड़ा हूँ, आज है ये टुडे। मुझे लोन कब चाहिए? 6 महीने के बाद लोन चाहिए, ठीक है। आई नीड 1 crore आफ्टर 6 मंथ्स। आई नीड लोन हियर, आई नीड लोन आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, मुझे यहाँ पे लोन लेना है, ठीक है। कितने पीरियड के लिए लेना है? मान लो ये 3 महीना के लिए, ठीक है, ये 9 मंथ्स है, सो 3 महीने के लिए लोन लेना है। समझ में आ रहा है? मुझे अभी लोन नहीं चाहिए, 6 महीने के बाद लोन चाहिए, 3 महीने के लिए, ठीक है। अभी लोन नहीं चाहिए, 6 महीने के बाद चाहिए लोन, 3 महीने के लिए। तो मैं अगर एच बैंक के पास जा रहा हूँ, एच बैंक ने अभी का रेट, 3 महीने का रेट, 3 महीने का रेट, 3 मंथ्स का रेट दिया है, मान लो 6% का रेट दिया है, ठीक है, एच बैंक ने 3 महीने का रेट दिया है 6%, ठीक है, 3 महीने का रेट। रेट तो हमेशा कितने पीरियड के लिए लोन ले रहे हो उसके हिसाब से होता है ना, कितने टाइम पीरियड के बाद ले रहे हो, दैट डजंट मैटर। मैं बस अभी सोच रहा हूँ कि 6 महीने के बाद लोन लूंगा फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। आई नीड लोन आफ्टर 6 मंथ्स फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो एच बैंक ने 3 मंथ का रेट दिया है 6%। अभी का लोन है, रेट है 6%, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आते 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 6 महीने के बाद जो मुझे लोन चाहिए, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग द रेट टू बी, आई एम एक्सपेक्टिंग द HDFC रेट फॉर 3 मंथ्स टू इंक्रीज टू 9%, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स। 3 महीने का रेट 6 महीने के बाद 9% हो जाएगा। 3 महीने का रेट, 3 महीने का लोन का इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जितना टाइम पीरियड है वो रेट, ठीक है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब बोल रहा है कि मैंने, मेरा यहाँ तो सिचुएशन था HDFC के साथ, ठीक है। हाँ पूजा, कुछ बोल रहे थे? No, sir. ओके, No, sir. ओके। सो मेरा HDFC के साथ इतना ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, आज ही, क्योंकि मुझे डर है कि 9% हो जाएगा मे भी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, येस बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आई मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद येस बैंक, ठीक है। जो HDFC के साथ लोन है वो है, वो लोन को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, वो लोन होगा 6 महीने के बाद, ठीक है। आज खड़े हैं, 6 महीने के बाद लोन होगा। मैं HDFC से लोन लेना चाहता हूँ, मैं 6 महीने के बाद HDFC से लोन लूंगा, ठीक है। बट मैंने येस बैंक से क्या एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि एक रेट एग्री कर लिया, ठीक है। वी अग्रीड अ रेट फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स लोन आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, 7% पर एनम। मतलब 3 महीने का लोन 6 महीने के बाद में लेने के लिए हमने 7% पे एग्री कर लिया, ओके। लोन लेने के लिए नहीं, 7% का एक रेट एग्री कर लिया, ठीक है। लोन, मैं एक्चुअल लोन लूंगा HDFC से ही, ठीक है। एग्री किया है मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट रेट हो गया। जैसे फॉरवर्ड के केस में क्या होता था कि एक
एक प्राइस पे फिक्स कर देते। फॉरवर्ड जो पढ़े थे ना अभी, फॉरवर्ड में क्या कर रहे थे कि फ्यूचर का प्राइस अभी खड़े होकर फ्यूचर का प्राइस फिक्स कर रहे थे, कि मतलब फ्यूचर का ट्रांजैक्शन, फ्यूचर में एक्चुअल प्राइस जो भी हो उसी प्राइस पे ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, सेम सिमिलर ही चीज़ हो रहा है। कैसे देखो, एक्चुअल में सपोज आते आते यहाँ पे 6 महीने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आते आते इंटरेस्ट रेट हो गए कितने, 9%। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 9%, एक्चुअल रेट भी 9% हो गए। ठीक है, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, एक्चुअल 3 मंथ इंटरेस्ट रेट, ठीक है, 9%। तो मैं HDFC को कितना पे करूंगा, 9% ही पे करूंगा। पेमेंट टू HDFC 9% ही होगा, करेक्ट। या फिर दो सिनेरियो ले रहा हूँ, ठीक है, 9% और एक 5.5% हो गया, गिर गया सपोज। ठीक है, तो मैं HDFC को कितना पे करूंगा, 5.5% ही पे करूंगा। ठीक है, बिकॉज मैंने अभी तक लोन लिया नहीं है, HDFC से अभी तक लोन लिया नहीं है। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मुझे लोन लेना है। ओके, 6 महीने में लोन, 6 महीने के बाद लोन लेना है। ओके, तो HDFC को एक्चुअल लोन पेमेंट करूंगा। बट जो मैंने येस बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये तो HDFC के साथ कॉन्ट्रैक्ट के केस में हो गया। अब येस बैंक का कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, येस बैंक के केस में क्या होगा कि हमारा एग्रीड रेट क्या है, 7%। दोनों केस में 7% 7% है। ठीक है, येस बैंक से 7% रहा, 7% मतलब हमने 7% का रेट फिक्स किया है। ठीक है, हमने FRA खरीदा है बैंक से, मतलब 7% का रेट फिक्स किया है। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा, बढ़ के 9% हो गया, ओके, तो डिफरेंस कितना आया, 2% का। इस केस में डिफरेंस आया 1.5 का। ठीक है, क्योंकि ये 7% बढ़ा और येस बैंक ने हमें एग्री किया था कि आप 7% पे, आप चिंता मत लो, चिंता मत करो, 7% पे हम अग्री कर रहे हैं। ठीक है, 7% से अगर कुछ ऊपर गया तो मैं दूंगा आपको 7% से ऊपर। तो क्योंकि 7% से ऊपर गया, तो हियर येस बैंक विल पे मी 2%। ठीक है, और ये भी हमारी बेट है कि 7% से अगर नीचे गया तो मैं दूंगा येस बैंक को, करेक्ट। आई विल पे येस बैंक। ठीक है, तो मेरा नेट इंटरेस्ट देखो, मेरा नेट इंटरेस्ट एंड में क्या रहा। नेट इंटरेस्ट देखोगे तो HDFC को मैं पे कर रहा हूँ 9%, यहाँ पे 5.5%, और येस बैंक मुझे पे कर रहा है 2%। सो 9% माइनस 2%, कॉस्ट मेरा 9% रहा, इनकम रहा 2%। सो नेट में रह गया क्या, 7%। सिमिलरली यहाँ पे HDFC को दे रहा हूँ 5.5%, येस बैंक को दे रहा हूँ 1.5%। तो मिलके कितना हो गया, 5.5% प्लस 1.5% मिलके कितना हो गया, 7%। ठीक है, तो देख सकते हो 7% का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, जो एग्रीड रेट है 7% उसी पे ही फिक्स हो गया। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। सर ये HDFC बैंक के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में आप यही कर रेट पे सकते हो, देना। कर सकते हो, अगर HDFC बैंक FRA बेचने के लिए राजी है तो, इतने रेट पे 7% पे। हम्म। ठीक है, जनरली वो बैंक राजी नहीं होते। अगर आपको लग रहा है, मे बी लग रहा है कि आपको 9% का फ्यूचर का लग रहा है, एंड अगर FRA मिल रहा है तो फिर ले सकते हो। ठीक है, तो बैंक यहाँ पे होगा सेलर ऑफ FRA, मैं हूँगा यहाँ पे बायर ऑफ FRA। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, एग्रीड रेट है, इसको बोला जाता है FRA। ओके, दिस इज कॉल्ड FRA। ठीक है, दिस सर इज, ये जो बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ, इसमें सेम जो लोन अमाउंट है उसी के ऊपर इंटरेस्ट, या करेक्ट, फिर यस नहीं बैंक के सेम साथ सेम अलग? सेम 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 लोन अमाउंट सेम रहेगा। एग्जैक्ट जो भी लोन अमाउंट है 1 करोड़ जो भी था यहाँ, वहाँ पे सेम ही अमाउंट पे करेंगे ना, तभी जाके रिस्क हमारा मैनेज होगा, अदरवाइज कैसे मैनेज होगा। हम यहाँ पे रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं देखो, हमारा 7% पे इंटरेस्ट, मुझे डर था फ्यूचर में कि ये इंटरेस्ट रेट 9%, 10%, कुछ 12%, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, अगर और ज़्यादा डिटेल में कैलकुलेशन करोगे, देखो
अगर इंटरेस्ट रेट रहता 7%, ठीक है, अभी बैंक ने कोट किया था 6%, ठीक है, ये एच डी एफ सी के अभी रेट से 6%, अभी के रेट है टुडे, ठीक है। मैं अगर आज लोन लेता हूँ तो मुझे 6 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 करोड़ के ऊपर, ओके। अगर ये इंटरेस्ट रेट 12% हो जाते हैं आफ्टर 6 मंथ्स, तो मुझे 12 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ओके। सो पूरा अमाउंट सब 1 करोड़ का ही है, ठीक है। अगर 7% पे एग्री कर रहे हैं, फॉर सपोज 7% पे एग्री हो गया यस बैंक के साथ, तो सेम अमाउंट का ही करेंगे ना, 1 करोड़ का ही करेंगे, तभी जाके हमें जो 12 लाख का इंटरेस्ट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और 5 लाख का इंटरेस्ट इनकम उधर से हो जाएगा, तो फिर हमारा नेट में 7 लाख का इंटरेस्ट पड़ेगा, करेक्ट। तभी तो जाके एफ फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज हेजिंग तो हुआ ही नहीं, रिस्क तो मैनेज हुआ ही नहीं ना, अदरवाइज सेम अमाउंट का अगर नहीं करेंगे तो, ठीक है। लॉजिकली समझ में आया? यस सर, यस बैंक के साथ जो एग्रीमेंट हो रहा है ये तो लाइक बेटिंग हुआ ना, कि मतलब बेटिंग जरूरी बेटिंग ही नहीं है, है अगर मतलब बेटिंग अगर ही है। लोन नहीं ले रहे तो भी तो ये हो सकता है ना एग्रीमेंट। हाँ, अभी ले सकते हो, अगर फ्यूचर का रहा तो फिर दे यू विल गेट, अदरवाइज यू वोंट गेट। सिंपल, लोन भी ले भी, ये जनरली मैनेज करने के लिए लिया जाता है, अगर लोन नहीं भी ले रहे हो तभी बेटिंग के लिए ले सकते हो, ओके सर। ओके। अच्छा, दिस इज कॉल्ड एफ 6 महीने के बाद का लोन, ठीक है, 6 महीने के बाद लोन लेना है फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, तो इसको बोला जाता है 6 × 9 FRA, ठीक है, 6 × 3 नहीं, 6 × 9 FRA, मतलब 6 महीने के बाद 3 महीने के लिए, ठीक है, 6 महीने के बाद लोन ले रहे हैं, 3 महीने के लिए लोन लेंगे, तो दैट इज 6 × 9 FRA। समझ में आया? अगर कहीं भी कोई भी बोल रहा है कि 6 × 9 FRA है, तो उसका मतलब क्या है कि लोन जो है 6 महीने के बाद लेंगे, लोन का अगर अगर एक्चुअल लोन लेना नहीं चाहते तो छोड़ो, ऐसे देख सकते हो कि 6 महीने के बाद का रेट, ठीक है, 3 महीने के लिए, ओके। क्लियर है या कुछ डाउट है अभी? पूरा क्लियर है सबका? नंद किशोर? सर 6 × 9 मीन्स रेट आफ्टर 6 मंथ फॉर 3 मंथ, तो यस। उसमें फिर सर जैसे 7% जो हम लोग फिक्स कर रहे थे तो वो तो नहीं डिनोट हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? जैसे वही हो रहा 6 × 9, है। हाँ सिर्फ 6 × 9 अगर लिख रहे हैं तो मेरा तो मतलब ये आप बता रहे हैं कि जैसे 6 महीने के बाद मेरा 3 महीने के लिए रेट क्या हुआ, हाँ, तो फिर और तो उसमें फिर अलग से फिर 7% वो अलग होगा ना। वही तो 7% है। 6 अगर क्वेश्चन में लिख रहा है कि 6 × 9 FRA इस 7% है, तो वो बोल रहे हैं कि 7% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, 6 महीने के बाद अगर 3 महीने, वो जो एग्रीड रेट है वो 7% ही है, 6 × 9 FRA बोलते हैं उसको, ओके ओके ओके। सो ये जो बस बोलने वाली चीज़ है, एक 6 × 9 FRA, ये ऐसे तो नहीं बोल सकते आफ्टर 6 मंथ्स फॉर 3 मंथ्स, ये नहीं बोल सकते ना, इसीलिए बोलते हैं 6/9 FRA, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं कैलकुलेशन के पार्ट में, ठीक है। बस एक लाइन लिखा दूँ, उसमें कुछ लिखा देते हैं, रुको। FRA is a tool to manage the interest rate risk manage the interest rate risk. So basically, if I need a loan in future, um, then there is uncertainty about the future interest rates. Okay, so there can be an agreement
बेटिंग लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, ठीक है, और बेटिंग agreement with the seller of FRA to agree at certain rate, to agree at certain interest rate. Okay, if the interest rate goes up, then the seller has to pay the buyer the difference between actual rate and agreed rate. ठीक है, and opposite and vice versa लिखना था। अच्छा चलो ठीक है, vice versa लिख लेता हूँ, and vice versa। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि एक्चुअल प्रिंसिपल का कहीं पे ट्रांजैक्शन नहीं होता। 1 करोड़ का जो प्रिंसिपल था, मैं येस बैंक के साथ 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा, ना मैं 1 करोड़ भेजूंगा, ना येस बैंक मुझे 1 करोड़ देगी। बस ये 7% जो 2% का जो खेल है, ये 2% पे ही खेल होगा। ठीक है, 1 करोड़ इज बस फॉर कैलकुलेशन पर्पज। ठीक है, अगर मान लो पूजा, टू योर पॉइंट, हम लोन वोन कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल लोन कहीं नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बेटिंग के लिए ले रहे हैं, तो 1 करोड़ का 2% जितना भी होगा, बस 1 करोड़ इज वर्थ फॉर जस्ट फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, एक्चुअल प्रिंसिपल कहीं पे ये एक्चुअल सेटलमेंट कभी नहीं होगा, एक्चुअल प्रिंसिपल कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बता सकते हो कि कितना इंटरेस्ट रेट ये 3 पीरियड्स हैं? ये 0 है, ये 6 महीना है, ये 3 महीने के लिए है। ठीक है, 0 है, 6 महीने के बाद 3 महीने के लिए लोन चाहिए। तो मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे मान लो कि हम एग्री किए थे, 1 करोड़ का इंटरेस्ट था, ठीक है, 1 करोड़ का लोन लेना था, ठीक है, और उस पे 6 इंटू 9 FRA, ठीक है, 6 इंटू 9 FRA यस बैंक ने 7% दिया था। ठीक है, 6 इंटू 9 FRA 7% दिया था। एक्चुअल रेट 7% पर एनम था। ठीक है, एक्चुअल रेट आया 9%। ओके, तो मुझे बता सकते हो कि कितना पेमेंट कौन किसको करेगा 1 करोड़ के ऊपर? बैंक देगा। बैंक देगा, कितना देगा? 2% के अकॉर्डिंग। 2% के अकॉर्डिंग। ये पर एनम है, तो कितने महीने के लिए मुझे देगा? 3 months। 3 महीने 3 महीने के लिए, बिकॉज 3 महीने का इंटरेस्ट है, लोन पीरियड है। ठीक है, तो क्योंकि FRA के केस में, अच्छा पहले तो 3 महीने के लिए निकाल लेते हैं, तो इंटरेस्ट कितना होगा? 1 करोड़ इंटू 2% इंटू 3/12 कितना आ रहा है? फटाफट बताओ। 50,000। 50,000। 50,000? हाँ 50,000 ही आएगा। ठीक है, अच्छा 50,000 का इंटरेस्ट मुझे बैंक देगा। ठीक है, अच्छा FRA के केस में हमने देखा कि एक्चुअल प्रिंसिपल तो ट्रांसफ़र होना नहीं है। ठीक है, एक्चुअल प्रिंसिपल कभी भी से ट्रांसफ़र नहीं होगा, और इस डेट पे ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल रेट कितना है, एक्चुअल मतलब FRA के रेट 7% एग्रीड था, और एक्चुअल रेट कितना है ये पता चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो एक्चुअल रेट है यहाँ पे पता चलेगा, 9% जो पर एनम है, ये रेट यहाँ पे पता चला। करेक्ट, तो ये जो 50,000 का सेटलमेंट होना है, ये भी यहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ये बेटिंग के लिए था, यहाँ पे एक्चुअल लोन तो कोई ले ही नहीं रहा है। ठीक है, सिर्फ बेटिंग के लिए है। ठीक है, तो 50,000 का जो सेटलमेंट है वो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, बट हमने जो कैलकुलेट किया 50,000, हम किस पीरियड के लिए कैलकुलेट किए? इसके लिए कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, तो ये 50,000 को यहाँ तक डिस्काउंट करना होता है, डिस्काउंट करके इसका पेमेंट किया जाता है यहाँ पे। समझ में आया? जो 50,000 का कैलकुलेट हुआ, वो 50,000 इस डेट के लिए कैलकुलेट हो गया, बट जो
एक्चुअल सेटलमेंट है वो यहाँ पे हो जाता है बीच में 6 महीने के बाद, क्योंकि ये बेटिंग के लिए, एक्चुअल लोन तो कोई लेगा ही नहीं ना इस पे, ठीक है। तो बेटिंग का क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है, तो ये 50,000 को यूजिंग करेंट रेट, जो एक्चुअल रेट अभी जो है 9% का जो भी रेट है, ठीक है, जो आज का जो रेट है उसके हिसाब से उसको डिस्काउंट किया जाता है, डिस्काउंट करके यहाँ तक ले आते हैं। समझ में आया? तो 50,000 को कैसे डिस्काउंट करेंगे? डिस्काउंट अगर करेंगे तो क्या बनेगा? 50,000 डिवाइडेड, तो सेटलमेंट अमाउंट, इसको बोला जाता है सेटलमेंट अमाउंट। 50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.09 इंटू 3/12 जितना भी आ रहा है। बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है फटाफट बताओ। 48,900। 48,900 बस। चलो ठीक है, तो इसका मतलब 48,900 मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, मैंने जो बेट किया था 48,900 का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? समझ में आया? इसको आईसीआई ने एक फॉर्मूला वार्मूला सेम चीज़ को, ठीक है, इसको एक फॉर्मूला बनाया है, डिवाइडेड बाय ये करके एक फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है। क्लियर है? सबका क्लियर है? क्लियर है तो क्वेश्चन में जाएंगे, बताओ। क्लियर। चलो ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे। सर ये डिस्काउंट क्यों किए ये नहीं समझ में। डिस्काउंट क्यों किए? बिकॉज जो इंटरेस्ट तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, 3 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो इंटरेस्ट किस चीज़ के लिए निकला? कौन से डेट के लिए? ये डेट के लिए निकला। डिस्काउंट अदरवाइज वो छोड़ो, कौन से डेट पे निकला वो छोड़ो। नॉर्मली अगर नॉर्मली नॉर्मली सोचो कि नॉर्मली अगर तुम इंटरेस्ट लेते, लोन लेते, एक्चुअल लोन लेते, ठीक है, नॉर्मली जब लोन लेते हो, ठीक है, तब इंटरेस्ट क्या कैसे कैलकुलेट होता है? 3 महीने के लिए कैलकुलेट होता है, करेक्ट। कैलकुलेट करके तुम यहाँ पे पेमेंट करते हो, करेक्ट। जब तुम 3 महीने के लिए लोन लिया है, सपोज 1 करोड़ का, ठीक है, मान लो 3% का ही रेट है, 3 महीने के लिए 3% ही रेट है, पर एनम नहीं, 3% ही रेट है। तो 3 लाख जो तुम यहाँ पे पेमेंट करते, तो 3 लाख पूरा 3 लाख यहाँ पे पेमेंट कर देते, करेक्ट। यस सर। बट इस चीज़ में क्या हो रहा है, एफआरए के केस में यहीं पे ही फुल सेटलमेंट यहाँ पे ही हो रहा है, बिगिनिंग में ही हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 लाख को बस ओके हम डिस्काउंट करके यहाँ पे ला रहे हैं। ओके चलो, अच्छा उस पर भी एक लाइन लिखा दें, पहले लिखा देते हैं, ठीक है चलो। द इंटरेस्ट डिफरेंस इज, अच्छा मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, नोड का नाम, ठीक है, ये ए नोड है, ये बी नोड है, ये सी नोड है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट डिफरेंस इज get calculated for the C node. So C node, but the actual settlement, but the settlement in FRA happens on node B. So we have to discount the interest, the settlement, the amount using the prevalent interest rate. Using the, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बच्चे जनरली इसमें क्या करते हैं, 7% जो एग्रीड रेट है उस पर डिस्काउंट कर लेते हैं। 7% डिस्काउंट क्यों करोगे? 9% जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वही तो मार्केट इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट करेंगे ना। 7% तो बस इसके लिए एग्रीड था, ठीक है। तो इसको भी रेड में लिख रहा हूँ, अमाउंट यूजिंग द इंटरेस्ट रेट्स प्रिवेलिंग ऑन नोड बी,
ठीक है, नॉट FRA और डू नॉट डिस्काउंट यूजिंग द FRA रेट लिख रहा हूँ, ठीक है, डू नॉट डिस्काउंट यूजिंग द FRA रेट। ओके, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन खुद करोगे, ठीक है, मैं कुछ नहीं, इस पे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, खुद ट्राई करो। FRA, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 62, यस। अगर ये क्वेश्चन सही से कर पाए तो फिर इसका मतलब तुम समझे हो FRA, ठीक है, जहाँ तक पढ़े हम। कोशिश करो। बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। बोल रहा है कि पार्कर एंड को इज कंटेम्पलेटिंग टू बोरो एन अमाउंट ऑफ 60 करोड़, ठीक है, बोरो 60 करोड़ का बोरिंग है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इन द कमिंग 6 मंथ्स। ओके, तो बता सकते हो ये क्या बाई क्या FRA बनेगा? 6/9। 6/9 FRA बना, ठीक है। फ्रॉम नाउ द करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। अभी करेंट रेट इंटरेस्ट, ठीक है, करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, बट इट मे गो अप इन 6 मंथ्स टाइम, ठीक है, 6 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। द कंपनी क्यों लगते हैं? क्या 9% जो है आज का रेट है? चले वो 6 into 9 लिखा था। कैसे हुआ? क्या? हाँ, लिखा है ना कि 6 महीने का मुझे लोन जो चाहिए वो आफ्टर 3 मंथ चाहिए, ठीक है, 3 महीने, सॉरी, आफ्टर 6 मंथ फॉर 3 मंथ, ये पीरियड है, ठीक है, 069। तो मुझे अभी लोन नहीं चाहिए, आज लोन नहीं चाहिए, कब लोन चाहिए? आई नीड लोन हियर, ठीक है। अच्छा, कितने पीरियड के लिए? फॉर 6 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा 6 into 9 FRA, ठीक है, 6 महीने के बाद 3 महीने के लिए, इन द कमिंग 6 मंथ्स टाइम मुझे लोन चाहिए, इन द कमिंग 6 मंथ्स टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स लिखा है, ठीक है। फिर द कंपनी वांट्स टू हेज इटसेल्फ अगेंस्ट द लाइकली इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, मुझे हेज करनी है अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ने के खिलाफ में। द कंपनीज बैंकर्स कोटेड एन FRA एट 9.3% पर annum, ठीक है, बैंकर्स ने कोट किया है कितना? 9.3% FRA। व्हाट विल बी द फाइनल सेटलमेंट अमाउंट, ठीक है, डिफरेंस नहीं, फाइनल सेटलमेंट अमाउंट पूछा है। द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ्स हैपेंस टू बी 9.6%, 8.8% अगर रहा या फिर 9.6% रहा, तो फिर फाइनल सेटलमेंट अमाउंट कितना रहेगा बताओ? बताओ, आई वांट ऑल ऑफ यू टू कैलकुलेट। सर फर्स्ट केस में तो बैंक मतलब 0.30 देगी ना, करेक्ट। और सेकंड केस में 0.5% मिलेगा। बट उसको पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करके मुझे फाइनल सेटलमेंट अमाउंट बताओ। सर डिस्काउंट करके पूरा फाइनल सेटलमेंट अमाउंट बताओ। बताओ कि मुझे सेटलमेंट कौन से पीरियड में होगा, ठीक है, कौन से, यहाँ पे देखो 3 पीरियड मैंने लिया है, 0, 6, 9, कौन से पीरियड में होगा एक्चुअल सेटलमेंट, और कितना अमाउंट सेटल होगा? ठीक है।
तो फर्स्ट केस में आफ्टर डिस्काउंट 439,453 4,39,453 सबका यही है। यस ओके, मिहिर समझ में आया? यस 54 हो रहा है, वही है। हाँ ओके, मिहिर हो रहा है? जी सर। ओके, सिंपल सा ही है। देखो 60 करोड़ हमारा नोशनल है, इस 60 करोड़ को बोला जाता है नोशनल, ठीक है, ये नोशनल अमाउंट। तो फिर हम बोल सकते हैं कि 60 करोड़ इंटू 9.6% एक्चुअल रहा, अग्रीड कितना था 9.3, ठीक है। तो 60 करोड़ इंटू 9.60% माइनस 9.30%, ओके, इंटू कितना पीरियड, 3 महीने के लिए, ओके, इंटू 3/12 जो भी आया, फिर उसको डिस्काउंट करना है 1 प्लस 0.96 से, देख सकते हो जो एक्चुअल रेट है, ठीक है, उससे डिस्काउंट करेंगे 0.96 इंटू 3/12, ठीक है। अच्छा, इसको यूज़ करने के लिए ICAI ने एक फॉर्मूला दिया है, सेम इसको करोगे तो मे बी आई थिंक ये आएगा 439,453, ओके। ICAI ने इसको यहाँ पे 0.096। सर सेकंड हाँ 0.096 सॉरी, हाँ बताओ सेकंड वाला कितना आ रहा है? 7,33,855 सेकंड वाला कौन किसको पेमेंट करेगा? सेकंड वाला बैंकर बैंक को, बैंकर बैंक नहीं, पार्कर बैंक को करेगा। मतलब बैंक को मिलेगा। हाँ करेक्ट, ठीक है। तो मुझे बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि अग्री रेट था 9.3% और इंटरेस्ट रेट गिरा 8.8% हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अभी देखो ICAI ने इसका एक फॉर्मूला यूज़ किया है, सेम वो फॉर्मूला दिखाता हूँ, देखो सेम फॉर्मूला, ठीक है, उनका है N इंटू RR माइनस FR, ठीक है, इंटू DTM बाई DY डिवाइडेड बाय 1 प्लस RR इंटू DTM बाई DY, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये अगर देखोगे तो सेम चीज़ है, N मतलब 60 करोड़, RR मतलब ये, FR मतलब ये, फिर DTM बाई DY मतलब 3/12 टाइम पीरियड जो है, फिर ये डिस्काउंट कर रहे हैं, दैट्स इट। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ है, फॉर्मूला को कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकली समझो, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट है तो पूछो। नहीं है? चलो, तो एक और लाइन मुझे लिखाना था कि थिंक समझ गए हो, द सेलर ऑफ FRA, नहीं, द बायर ऑफ FRA will benefit if the interest rate increase, okay, if the actual interest rate increase, okay, the seller of FRA will benefit if the actual rate decline, okay। एक और चीज़, ये तो एक पॉइंट हो गया, एक्चुअल सेटलमेंट, एक्चुअल प्रिंसिपल सेटलमेंट never happens in FRAs, ठीक है। आई थिंक बस इतना ही है, और कुछ डाउट है किसी को तो बोलो। कुछ भी डाउट नहीं है?
Principal settlement never happens in FRA, and the net amount is only settled. Net amount is only settled. अच्छा ओके, अगर कुछ डाउट नहीं है तो सुनो। जैसे पहले अनाउंस किया था, टुमारो द टेस्ट विल स्टार्ट एट 7 PM, ठीक है। टुमारो 7 PM टेस्ट ऑन सिक्योरिटी वैल्यूएशन। ये सबके लिए मैंडेटरी है। यूज़ द टाइम। आज सबका मोस्ट प्रोबेबली छुट्टी होगा या फिर कल भी छुट्टी है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये एक रिवीजन होगा, प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। करो, बट ऐसे मत सोचो, अगर प्रैक्टिस नहीं की हो तो ऐसे मत सोचो कि हाँ पूजा कुछ बोल रहे थे। तो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या फिर थ्योरी भी? फॉर नाउ सिर्फ प्रैक्टिकली पढ़ो, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। और देखो, अगर किसी का हो नहीं रहा है, प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, तब भी अपियर करो, ठीक है। जितना समझे हो, एटलीस्ट लॉजिकली तो समझे हो ना, ठीक है। जितना समझे हो उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो। मैं कोई जज नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके ऊपर में, ठीक है। ये बस तुम्हारे लिए रिविजन होगा, प्लस एक अपना एक देख सकते हो कि हाउ वेयर डू यू स्टैंड, ओके। फिर कितना एफर्ट और ज़्यादा डालना चाहिए तुम्हें, ओके। जितने तो ये टेस्ट को कोई ऐसे ये मत लो कि बहुत ज़्यादा लोड मत लो कि हुआ नहीं है तो फिर आई विल स्किप द टेस्ट, ऐसे मत करो, ठीक है। जितना भी हुआ है, ठीक है। अगर आंसर गलत भी हो, ठीक है, 10% 20% मार्क्स आए तब भी इट्स ओके, बट अपियर करो, ठीक है। तभी जाके थोड़ा सा सीरियसनेस आएगा और रिवीजन भी होगा, ओके। तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर अगर कुछ भी डाउट हो रहा है कहीं पे तो मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके। एनी क्वेश्चंस? चलो, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।